लास्ट लेक्चर में अपना वोटिंग वाला रीडिंग हो गई थी। इसके बाद आते हैं हम नोट्स में। वन वन जीरो पे सेक्शन 10110 109 तो करवा ही दिया था ना। हाँ, 109 हो गया था यार, पोल हो गया था 109। हम्म, आओ 110 किस चीज का है? पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट सबसे पहले बैलेट का मतलब क्या होता है? देखो, दो चीजें आती है, बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर। बैलेट बॉक्स का मतलब जिसमें वोट डलते हैं, बैलेट पेपर मतलब वोटिंग पेपर जो वोट होता है। ठीक बात है। अच्छा, पोस्टल का मतलब बाय पोस्ट। अब समझो, इस केस में क्या होगा, ये कंपनी है, ये क्या करती है? बाय पोस्ट नोटिस तो भेजती भेजती है। ये गया नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, किसको जाएगा? सभी मेंबर्स को। इसमें क्या लिखा होगा? मीटिंग कब है, कितने बजे है, कहाँ है, और एजेंडा क्या है। ठीक बात है। उसके बाद मेंबर्स मीटिंग अटेंड करने आएंगे। पहली बात तो बताओ, क्या सभी मेंबर मीटिंग अटेंड करने आते होंगे? ना, क्योंकि मान लो कोई मेंबर दूर एरिया में रहता है तो वो नहीं आता, और कई जो पास में रहते हैं और जिनके पास नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा नहीं है, वो भी कहते हैं क्या करूंगा जाके जब मेरी चलनी नहीं है। तो ज़्यादातर मेंबर जो है मीटिंग अटेंड ही नहीं करते। इस बात का फायदा कंपनी के प्रमोटर लोग उठाते थे। अब मान लीजिए मैं कंपनी का प्रमोटर हूं, मेरे पास कंपनी के 40% शेयर है, 40%। अब मान लो कंपनी के अंदर कोई ओआर पास करना है, तो क्या मेरे अकेले की चलेगी? नहीं। एसआर पास करना है, क्या मेरे अकेले की चलेगी? नहीं। बट मुझे पता है कि जब जनरल मीटिंग होती है तो सारे नहीं आते। इसको ऐसा समझो कि हमारी कंपनी में 100 मेंबर है, ठीक है, टोटल 100 मेंबर है, जिसमें से मैं एक प्रमोटर हूं। मेरे पास कंपनी के 40% शेयर है, तो बाकी कितने बच गए? 99 मेंबर बच गए, जिनके पास में कितने परसेंट शेयर है? 60% शेयर है। अब जब जनरल मीटिंग होगी और 100 के 100 आएंगे, तो मेरी मेरी अकेले की कोई वैल्यू नहीं है, भले ही मेरे पास कितने परसेंट शेयर है? 40%। बस मुझे पता है जनरल मीटिंग में सारे नहीं आते ना। जनरल मीटिंग में कितने बंदे आएंगे? सपोज करो टोटल आएंगे 60, 40 बंदे तो आएंगे ही नहीं। ठीक बात है। अब ये 60 बंदे बैठे हैं मीटिंग में। अब जो वोटिंग परसेंटेज काउंट होती है वो किसकी काउंट होती है? जो मीटिंग में आए हुए हैं। जो मीटिंग में आए नहीं, जिन्होंने वोट ही नहीं डाला, उनकी परसेंटेज कभी भी काउंट नहीं होती। तो अब मीटिंग में जितने बंदे बैठे हैं ना, उनके पास टोटल शेयर ही 70% है, जिसमें 40% अकेले मेरे पास में। तो आ गई पावर मेरे हाथ में। प्रमोटर कभी भी 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड नहीं करता। कितने रखता है? 25%, 30%, क्योंकि जब भी जनरल मीटिंग होगी तो इस मेरे से ज़्यादा शेयर होल्डर कोई आएगा ही नहीं, रेयर बात है। इसी बात का फायदा कौन उठाता है? प्रमोटर उठाता है। तो जब कंपनी में कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, तो आपके अकॉर्डिंग जब कंपनी में कोई बड़ा डिसीजन होना हो, तो हमें सबको इन्वॉल्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो गवर्नमेंट इनको कहती है कि ये बड़ा डिसीजन है, जैसे ऑब्जेक्ट चेंज करना, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना, ये कुछ बड़े डिसीजन है। ओके, कहता आप इसमें सभी मेंबर्स को इन्वॉल्व करो। कहता जी हमने नोटिस किसको भेज दिया? सभी मेंबर्स को भेज दिया। अब सभी मेंबर अगर नहीं आ रहे हैं मीटिंग में, तो हम जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। अब कई मेंबर क्यों नहीं आते भाई, इतनी देर कौन जाए? अब मान लो मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर 1 लाख रुपए के हैं, मीटिंग कहाँ होगी उसकी? मुंबई में। तो क्या मैं मुंबई में मीटिंग अटेंड करने जाऊंगा? पता लगा आना जाना और वहां पर रहने का खर्चा मेरा 60-70 हज़ार रुपये लग गया। लाख रुपए का तो शेयर ही है। और आपके अकॉर्डिंग मेरे जैसे कितने इन्वेस्टर होंगे? बहुत। कहता सर अब वो नहीं आना चाहते, हम क्या कर सकते हैं खर्चे कारण। अब आप अगर ऐसा सोचो कि हम उनको टिकट भी भिजवा दे आने और जाने की, और होटल में स्टे भी करवा दे, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पॉइंट। तो गवर्नमेंट ने कहा फिर एक काम करो, अगर मेंबर जनरल मीटिंग में नहीं आ सकते तो एक काम करो, तुम उनके पास चले जाओ। कहता मतलब इस नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के साथ में क्या जाएगा? एक रिप्लाई कार्ड जाएगा। इसके साथ में क्या जाएगा? रिप्लाई कार्ड। मतलब
मेंबर को बताना पड़ेगा कि आपको मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है। मेंबर शैल रिप्लाई, मेंबर शैल रिप्लाई विद इन 30 डेज, ना विद इन 30 डेज मेंबर रिप्लाई करेगा 30 दिन के अंदर अंदर। ओके, ये रिप्लाई किसके पास जाएगा? स्क्रूटनियर के पास। रिप्लाई किसके पास जाएगा? स्क्रूटनियर के पास। जैसे बैलेट वाला होता ना, सेम भाई, बस इसमें ना बैलेट नहीं जाएगा। आपको रिप्लाई कितने दिन में करना है? विद इन 30 डेज बाय पोस्ट। जो आपके पास रिप्लाई कार्ड आया है उसके ऊपर यस या नो मार्क करके आप कंपनी को क्या कर दो? वापस भेज दो। उसके 30 डेज बाद एक रिकॉर्ड डेट दे रखी होगी उसमें। ये स्क्रूटनाइजर है, इसके पास रिप्लाई जाएगा। ठीक है, स्क्रूटनाइजर क्या करेगा? जब वो 30 दिन खत्म हो जाएंगे, एट द एंड ऑफ 30th डे, जैसे 30 दिन एक्सपायर हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है? प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन वोटिंग। आपको वोटिंग की रिपोर्ट तैयार करनी है। जैसे कल पढ़ा था, स्क्रूटनाइजर क्या रिपोर्ट तैयार करता है बताओ? कितने वोट आए, उसमें से कितने वैलिड है, कितने इनवैलिड है, कितने यस में है, कितने नो में है। और ये रिपोर्ट ऑन वोटिंग ये किसके पास सबमिट करवा देगा? बताओ, चेयरमैन के पास। बट यहां पर वर्ड क्या लिख रखा होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बताओ, यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मीटिंग तो होती नहीं, पोस्टल बैलेट में मीटिंग होती ही नहीं, यहां सबमिट करो। ठीक है ना? रिप्लाई कार्ड का मतलब समझ गए? कोई जनरल मीटिंग नहीं हो रही है, कोई जनरल मीटिंग नहीं होगी। आपको जो रिप्लाई करना है बाय पोस्ट करना है। बाय पोस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मींस भी आ गया इसमें। आपके पास ईमेल आएगा, उसमें साफ लिखा होगा मीटिंग नहीं होगी। आपको क्या करना है? यस या नो पे क्लिक करके हमें सबमिट करना है रिप्लाई 30 दिन के अंदर अंदर। 30 दिन के बाद ये रिपोर्ट तैयार करेगा और किसको दे देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजल्ट क्या कर देगा? अनाउंस कर देगा। अनाउंस द रिजल्ट। रुको रुको, ये रिजल्ट अनाउंस कर देगा और ये वेबसाइट पर आ जाएगा। ठीक है, बट किस रिजोल्यूशन के ऊपर कौन सा कितने वोट डले उसका एक प्रूफ तो होना चाहिए। मिन्यूट होता है उसका प्रूफ। और इसको रिजल्ट को रिकॉर्ड कहां करेगा? रिकॉर्ड द रिजल्ट इन मिन्यूट ऑफ नेक्स्ट जनरल मीटिंग। जो भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी उसकी मिनट में हम रिकॉर्ड कर देंगे। मान लो 3 महीने बाद कोई जनरल मीटिंग होती है तो उसके मिनट में लिख देंगे कि 3 महीने पहले एक पोस्टल बैलेट हुआ था और उसका ये रिजल्ट आया था। क्लियर है? ये है। अब बात उठती है कि ये पोस्टल बैलेट क्यों? क्या समझ में आया? पहला रीजन क्या है? सभी मेंबर को इन्वॉल्व करो। जब कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो सभी मेंबर को क्या करना चाहिए? इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक बात है सर, रिक्वेस्ट कर रहे हो ना आप कि सभी मेंबर को इन्वॉल्व करना चाहिए। कहता बेटा अगर तुम्हारी कंपनी लिस्टेड कंपनी है ना तो लिस्टेड कंपनी के लिए पोस्टल बैलेट करना कंपलसरी होता है बड़े डिसीजंस के लिए। कैसे? बड़े डिसीजन का मतलब चेंज इन ऑब्जेक्ट, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, ठीक है, चेंज ऑफ ऑफिस, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अगर अपॉइंट करना है तो, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इसमें कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो कुछ बड़े डिसीजन है और उन बड़े डिसीजन में हमें सभी को क्या करना चाहिए? इन्वॉल्व करना चाहिए। तो इस केस में पोस्टल बैलेट से रिजोल्यूशन पास करना कंपलसरी है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या होती है कि मान लीजिए सर मुझे कोई एक रिजोल्यूशन प्रपोज किया है जो मुझे पता फॉर्मेलिटी है, जो फॉर्मेलिटी, फॉर एग्जाम्पल बोनस शेयर इश्यू करने हैं, कौन ना कहेगा? ठीक बात है। अब इस काम के लिए अगर मैं मीटिंग बुलाऊं तो मीटिंग के लिए खर्चा क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा। नोटिस बनाओ, भेजो, फिर उसके बाद मीटिंग होएगी। मीटिंग में एक बेसिक चाय पानी तो रखते ही हैं, वो खर्चा क्या सर ज़्यादा हो जाएगा। तो खर्चों को अवॉइड करने के लिए भी कंपनी क्या कर सकती है? पोस्टल बैलेट से रिजोल्यूशन पास करवा सकती है। तो जब भी ये नोटिस भेजा जाएगा तो साथ में इसमें क्या भेजा जाएगा? रीजन फॉर पोस्टल बैलेट, कि भाई क्या बात, जनरल मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे भाई? आज पोस्टल बैलेट से क्यों जनरल मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे? तो उसमें रीजन लिखा होगा। एग्जांपल, अगर मैं लिस्टेड कंपनी हूं और इस रिजोल्यूशन के लिए मैंडेटरी है
कि हमें पोस्टल बैलेट करना पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, ड्यू टू मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट। और अगर हमें लगता है सर रिजोल्यूशन बहुत छोटा सा है, इसके लिए मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग कंडक्ट करेंगे तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू कॉस्ट सेविंग, हमें कॉस्ट सेव करना है। पॉइंट सब में आ गया। ओके, अब देखते हैं पोस्टल बैलेट। बुक में आओ, पोस्टल बैलेट। सबसे पहले पोस्टल बैलेट का मतलब क्या है, वोटिंग बाय पोस्ट। और सर आजकल पोस्ट कहां चलता है, आजकल क्या चलता है, ईमेल चलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड। ओके, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट आर कंटेन्ड इन सेक्शन 110, रीड विद रूल 22। 22 के रूल 21 जैसे ही होंगे, जो कल पढ़ा था ना एक प्रोसीजर, वही वाला आएगा। नोटिस किसको भेजा जाएगा, सभी मेंबर्स को भेजा जाएगा। कंपनी शैल सेंड नोटिस टू ऑल शेयर होल्डर्स along with draft resolution explaining the reason therefore। क्या बात भाई कि इस बार जनरल मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे। नॉर्मली क्या होता है, रिजोल्यूशन कहां पढ़ा जाता है, जनरल मीटिंग के अंदर। मेंबर को बता दिया ये काम करने वाले हैं, उसका रिजोल्यूशन क्या किया जाता है, चेयरमैन मीटिंग में रीड करता है और उसके बाद कहता है वोटिंग करी जाए। अब बताओ रिजोल्यूशन यहां पर भेजा क्यों है नोटिस के साथ में, क्योंकि मीटिंग तो हो ही नहीं रही। तो मेंबर्स को पता कैसे लगेगा कि रिजोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन मतलब प्रपोजल, हमारे सामने एक प्रपोजल रखो तो सही। हाँ, एंड रिक्वेस्ट देम टू सेंड देयर असेंट और डिसेंट, मतलब वोट इन राइटिंग ऑन पोस्टल बैलेट, ऑन अ पोस्टल बैलेट, बिकॉज पोस्टल बैलेट मींस वोटिंग बाय पोस्ट। और आपको जो रिप्लाई करना है वो कैसे करना है, बाय पोस्ट ही रिप्लाई करना है बेटा। ओके, कितने दिन में, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस। ये लाइन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आज मैंने नोटिस भेज दिया तो 2 दिन बाद पहुंच जाएगा सबके पास में, तो वहां से हम क्या लेते हैं 30 दिन। तो डिस्पैच का मतलब एक्चुअली डिस्पैच नहीं है, ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर। आगे, मोड ऑफ नोटिस, नोटिस कैसे भेजा जाएगा, बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट। सर आजकल क्यों पोस्ट का खर्चा लगाना सर, तो कैसे भेज दो, इलेक्ट्रॉनिक मींस ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दो। हाँ ये ठीक है ना, कोरियर से भेज सकते हो, फिर वही बात सर क्यों खर्चे लगाने। तो सबसे ज्यादा अच्छा मोड कौन सा है, ईमेल। ठीक है, अखबार में जरूर निकाल देना। अब मान लीजिए मैं पोस्ट करता हूं, अब जब भी घर देखोगे ना तो हर घर के बाहर ना एक वो छेद बना रखा होगा जिसमें वो कोई कोरियर आए, कोई पोस्ट आए तो डाल के चले जाओ। बट ना लोग सालों साल तक उसको खोल के नहीं देखते, कई खोल के देखते हैं, महीने के एंड पे खोल के देखते हैं, पता है क्या कि कौन पोस्ट डाल के गया होगा यार। इसलिए एडवर्टीजमेंट जरूर पब्लिश कर देना, न्यूज़पेपर शैल बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कौन सा, जब भी न्यूज़पेपर की बात आएगी 2 न्यूज़पेपर, एक वर्नाकुलर और एक इंग्लिश। ठीक है, इसमें क्या लिखा होगा कि हमारी कंपनी ने सभी शेयर होल्डर को नोटिस भेज दिए हैं। ठीक है, और सभी मेंबर को रिक्वेस्ट की जाती है कि वो उसका रिप्लाई 30 दिन के अंदर अंदर कर दे। और अगर किसी को नोटिस अभी भी नहीं पहुंचा है तो कंपनी की इस फोन नंबर पे कॉल करके दोबारा क्या मंगवा सकता है, नोटिस मंगवा सकता है। ये पब्लिश कर दो ताकि सभी को पता लग जाए कि भैया हमारे लेटर बॉक्स में वो डॉक्यूमेंट आ चुका होगा। ठीक बात है। ओके, अबाउट हैविंग, किस चीज के बारे में पब्लिश करना है, अबाउट हैविंग डिस्पैच द बैलेट पेपर, कि हमने बैलेट पेपर सबको भेज दिए हैं। ठीक है, आगे साथ में उसमें क्या बात लिखनी है, और सबसे पहले बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड बाय पोस्टल बैलेट। कौन सा बिजनेस है ये अखबार में लिखा होगा कि किस काम के लिए हमने आपको पोस्टल बैलेट भेजे हैं। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच, हमने किस दिन नोटिस भेज दिए हैं। अगर आज भेजे तो हर मेंबर क्या सोचेगा, अच्छा 2 दिन बाद फिर मेरे पास पहुंच जाएगा, मैक्सिमम कितने दिन बाद पहुंच जाएगा, 3 दिन बाद। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वोटिंग, कब से वोटिंग स्टार्ट होगी, डेट ऑफ एंड ऑफ वोटिंग, कब वोटिंग खत्म हो जाएगी। और साथ में यह बात भी लिखनी है कि अगर कोई वोटिंग हमारे पास 30 दिन के बाद आएगी तो हम उसको एडमिट नहीं करेंगे, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, नॉट बी अलाउड बियॉन्ड सेट डेट, ये भी मेंशन होना चाहिए कि 30 दिन के बाद हम वोटिंग अलाउ नहीं करेंगे, नहीं 30 दिन। ठीक है, इस साथ में ये कि मेंबर जिनको नहीं मिला है पोस्टल बैलेट फॉर्म मे अप्लाई टू द कंपनी एंड ऑब्टेन डुप्लीकेट देयर ऑफ, कि अगर कोई कहता कि भाई मेरे पास तो पहुंचा ही नहीं तो कोई बात नहीं, डुप्लीकेट के लिए अप्लाई कर देना। उसके बाद ये छोड़ देना, इसका कुछ नहीं करना। ये नोटिस आप वेबसाइट पर भी प्लेस कर सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको अपॉइंट करेंगे, स्क्रूटनाइजर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताओ चेयरमैन क्यों नहीं,
क्योंकि जनरल मीटिंग ही नहीं हो रही। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट वन स्क्रूटनाइजर, जो क्या होना चाहिए, जो इंप्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, हु इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। बताओ इंप्लॉयमेंट में होगा तो क्या होगा, फिर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो चाहे वो करवा लेंगे उससे, सही बात है ना। ओके आगे इसका कुछ नहीं करना, ये लाइन रिपीट है कि स्क्रूटनाइजर क्या करता है, वोट की काउंटिंग वही करता है जी, वही बताएगा कि मेजोरिटी आ गई है या नहीं आ गई। स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, रिसीव करेगा बैलेट पेपर, कब तक, 30 दिन तक, ठीक है। सबमिट रिपोर्ट कितने दिन में, 7 डेज में, नॉट लेटर देन 7 डेज। ये सेम लाइन चल रही है ना वहां पर, ठीक है। ओके मेंटेन द रजिस्टर, ये भी सेम है, रजिस्टर मेंटेन करना आपको, किसका, मेंबर का, उसका कितने वोट आए, कितने वोट उसमें वैलिड थे, कितने इनवैलिड थे, कितने यस थे, कितने नो थे, इसका रजिस्टर मेंटेन करना है। और किसको हैंडओवर करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, चेयरमैन तो है ही नहीं यहाँ पर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हैंडओवर कर देना। इसकी सेफ कस्टडी में संभाल के रखना है, ये बिल्कुल संभाल के रखना है। कल को चेयरमैन कोई कंसीडर करने आ जाए, यहां पर देखो वर्ड क्या लिख रखा है, टिल द चेयरमैन कंसीडर, ये चेयरमैन गलत है वर्ड, क्या आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा यहां पर, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को संभलवा दो, काम खत्म, ठीक है। नो वोटिंग आफ्टर 30 डेज, 30 डेज के बाद किसी की भी वोटिंग एक्सेप्ट नहीं करनी है, और जो रिजल्ट आएगा वो वेबसाइट पर भी आप पब्लिश कर देना, हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है इसमें, इसी में है, कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जिसके लिए पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जिसके लिए पोस्टल बैलेट मैंडेटरी होता है, बताओ भाई। सबसे पहले अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्लोज को ऑल्टर करना है, बताओ बड़ी बात है छोटी बात है, बड़ी बात है जी। अगर मुझे ऑल्टर करना है अपनी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, ताकि मैं उसको किस में कन्वर्ट कर दूं, प्राइवेट में कन्वर्ट कर दूं, ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी। ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, टू इंसर्ट और रिमूव सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 कंडीशंस, बताओ ये किसका हो गया, कन्वर्जन ऑफ कंपनी, कन्वर्जन ऑफ कंपनी, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है ना। अगर मैं किसी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सेक्शन 2 क्लोज 68 की रिस्ट्रिक्शन इंसर्ट कर दूं तो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, और अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिस्ट्रिक्शन हटा दूं तो वो क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी। तो भैया तो बहुत बड़ा डिसीजन है, ठीक बात है ना। चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट, लोकल लिमिट से बाहर जा रहे हो, ओके। चेंज इन ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी हैज रेज्ड मनी, प्रोस्पेक्टस के थ्रू, याद आया क्या पास करना पड़ता है, एसआर तो पास होगा, और जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर उनको क्या देनी पड़ती है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, ये वो केस है। डीवीआर, शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट, डीवीआर इश्यू करना चाहते हो, ठीक है। शेयर होल्डर के राइट में वेरिएशन करना चाहते हो, सेक्शन 48 में, चैप्टर 4 में था ये भी, ठीक बात है, ओके। बायबैक करना चाहते हो सेक्शन 68 में, ठीक है। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर अंडर 151, ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस याद करना पड़ेगा, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स, ठीक है। इसी तरह अगर कंपनी अपना बिजनेस बेचना चाहती है सारा या एक सब्सटेंशियल पार्ट, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, एसआर, बिजनेस बेच रहे हो भाई, तो बिजनेस बेचना है तो अगर आप इंटर कॉर्पोरेट लोन देना चाहते हो या गारंटी देना चाहते हो 186 की लिमिट से ज्यादा, ये लास्ट वाले है ना 2-3 पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो, ये याद कर लो। पहला क्या था, ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या पास होता है बताओ ऑल्ट्रेशन ऑब्जेक्ट के लिए, एसआर, ठीक है, तो पोस्टल बैलेट से पास होगा। कन्वर्जन ऑफ कंपनी क्या पास होता है, एसआर, कैसे होगा, पोस्टल बैलेट से। सर अब हम रजिस्टर्ड ऑफिस को लोकल लिमिट से बाहर लेके जाना चाहते हैं, ध्यान रखना, विद इन लोकल लिमिट अगर अपना ऑफिस चेंज करते हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है। एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहा हूं, एक आरओसी से दूसरे आरओसी के जुडिक्शन में जा रहा हूं, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हूं, तो तीनों केसेस में क्या पास होता है, एसआर पास होता है। कैसे पास होगा, बड़ी बात है, ऑफिस चेंज हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देखो सिंपल से बात समझो, हिसार सिटी है, मैंने अपना ऑफिस डाबड़ा चौक से जिंदल चौक पे शिफ्ट कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों, बिल्डिंग किराए पे थे जी, वहां पर रेंट एग्रीमेंट खत्म होगा, दूसरी बिल्डिंग ले ली किराए पे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक सिटी से दूसरी सिटी में क्यों जा रहे हो भाई, वहां पर तो थोड़ी बड़ी बात हो सकती है ना, एरिया बढ़ गया, तो यहां पर एसआर, ठीक है। अगर ये प्रोस्पेक्टस वाला गया, यहां पर भी क्या पास होता है, एसआर पास होता है।
अगर डीवीआर इश्यू करना है तो क्या पास होता है? ओआर। डीवीआर के लिए ओआर पास होता है। वेरिएशन करना है तो क्या पास होगा? एसआर। बायबैक करना है तो क्या पास होता है? एसआर। ठीक है, तो ये सारे केसेस में पोस्टल बैलेट मैंडेटरी होता है। क्लियर है? आगे आइए, एग्जम्पशन। ये प्रोविजन 1% कंपनी पर अप्लाई नहीं होता, और अदर कंपनी जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 200 है। मैक्सिमम कितने हैं? 200 है। तो 200 बंदों की तो मीटिंग बुला लो यार। ठीक है, हैविंग मेंबर अप टू 200, नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांजेक्ट एनी बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट। अब बताओ ओपीसी में क्यों नहीं? अकेला बंदा उसमें तो यार। ठीक है, तो वहां जा बैठ गया, वही मीटिंग होगी। सेम ऐसे ही अदर कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर 200 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो एग्जम्पशन किसको है? ओपीसी को। और अदर कंपनी जिसके मैक्सिमम मेंबर कितने हैं? मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो, तो जरूरत नहीं है, आप तो मीटिंग बुला ही लो। क्योंकि अभी मीटिंग ना करने का मेन पर्पस क्या था? कॉस्ट कम करना, सबको इन्वॉल्व करना। तुम्हारे तो नंबर मेंबर ही 200 है यार, आ जाएंगे सारे के सारे मीटिंग में, और 200 बंदे आ जाएंगे तो खर्चा भी ज्यादा नहीं है। ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, ये पॉइंट पेंडिंग रहेगा अभी। ये आओ 112 113, 112 और 113 हुआ नहीं था ना ये? नोट्स में आओ, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 113। ये दोनों ही सेक्शन किसके हैं? रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। 112 है रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, और 113 है रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट। समझो, क्या एक कंपनी के शेयर दूसरी कंपनी होल्ड कर सकती है? लो जी, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। क्या इस कंपनी के शेयर गवर्नमेंट होल्ड कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके 20% शेयर होल्ड कर रखे हैं। अब मुझे बताओ, जब इस कंपनी की जनरल मीटिंग होगी, चाहे एजीएम हो चाहे ईजीएम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट इस मीटिंग को कैसे अटेंड करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बंदा तो है नहीं, ये तो पार्टी होती है। सही बात है, जैसे बीजेपी अभी सेंटर में। तो मुझे बताओ बीजेपी कैसी मीटिंग अटेंड करेगी? तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? एक बंदे को अपॉइंट करती है, और ये बंदा किसको रिप्रेजेंट करेगा? गवर्नमेंट को। कि ये बंदा मीटिंग में आएगा तो क्या माना जाएगा? गवर्नमेंट आई है। अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव। टू अटेंड एंड वोट। ठीक बात है। तो सर ये तो प्रॉक्सी हो गया ना, ये प्रॉक्सी नहीं है। प्रॉक्सी कब होता है? जब मेंबर मीटिंग में आ सकता है और वो नहीं आ रहा है। रिप्रेजेंटेटिव, ये बंदा आ ही नहीं सकता, जो मेंबर वो आ ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है उसकी जगह उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा, तो ये प्रॉक्सी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये मेंबर की तरह ट्रीट होगा। हर वो राइट जो मेंबर को होते हैं वो इसको अवेलेबल होंगे। एक मिनट सर, क्या रिप्रेजेंटेटिव कोर में काउंट होगा? बिल्कुल होगा। क्या रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसको मेंबर के वाले सारे राइट, अगर रिप्रेजेंटेटिव को लगता है मेरी तबियत खराब है या मैं नहीं जा पाऊंगा, तो अपनी जगह प्रॉक्सी को भी भेज सकता है। क्या रिप्रेजेंटेटिव डिस्कशन कर सकता है? बिल्कुल। क्या रिप्रेजेंटेटिव शो हैंड पे वोट डाल सकता है? बिल्कुल। हर वो राइट जो मेंबर के राइट है वो इसके राइट होंगे। क्लियर? सेम बात आती है 113 के लिए। क्या एक कंपनी के शेयर दूसरी कंपनी होल्ड कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। ये कंपनी एबीसी लिमिटेड कंपनी, इस कंपनी के शेयर जो है पी के वार लिमिटेड कंपनी ने होल्ड कर रखे हैं। अब ये कंपनी जब भी जनरल मीटिंग करेगी, एजीएम या ईजीएम कुछ भी, तो मुझे बताओ क्या ये इसकी मीटिंग अटेंड कर सकती है? ये तो एक बॉडी कॉर्पोरेट है,
ये कंपनी जो है ये किसको अपॉइंट करेगी? अपॉइंट्स रिप्रेजेंटेटिव। अपने किसी डायरेक्टर को, अपने किसी एम्प्लॉय को भेजेंगे ये कि जाओ भैया कंपनी की तरफ से मीटिंग अटेंड करके आओ, जाओ मीटिंग अटेंड करो और वोट डालो। क्या ये प्रॉक्सी है? नहीं जी, ये प्रॉक्सी नहीं है। ये मेंबर की तरह ट्रीट होगा। हर वो राइट जो मेंबर को होते हैं वो इस रिप्रेजेंटेटिव को भी होंगे। ये है 112 और 113। बस एक जगह को सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक जगह बॉडी कॉर्पोरेट है। अब इसका एक एग्जाम का क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ओके। इस कंपनी के 20% इक्विटी शेयर कैपिटल हेल्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और इस कंपनी के 10% इक्विटी शेयर मुकेश अंबानी के पास है। ठीक है, ओके। अच्छा, जब ये कंपनी अपनी कोई भी जनरल मीटिंग करेगी तो मुझे बताओ किस किस को नोटिस जाएगा? मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्री दोनों को जाएगा। मुकेश अंबानी इसकी मीटिंग अटेंड करने जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कहती है सर जा रहे हो ना? हाँ, आप हमारी तरफ से भी जाना। इन्होंने इसको क्या अपॉइंट कर दिया? रिप्रेजेंटेटिव। अंडर सेक्शन 113। जैसे ही ये मीटिंग में पहुंचा मुकेश अंबानी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर कहते हैं सर मीटिंग अर्जेंट हो रही है। कहते क्यों? कोरम ही नहीं आया। मुकेश अंबानी कहता कोरम क्यों नहीं आया? कहता सर आप अकेले आए हो देखो, और जबकि मिनिमम कितने बंदे चाहिए? 2 बंदे चाहिए। मुकेश अंबानी कहता ध्यान से देख, मैं एक नहीं हूं, मैं 2 हूं। कहता 2 कैसे हो? एक तो मैं पर्सनल कैपेसिटी में हूं, मेरे पास आपकी कंपनी के शेयर है तो पर्सनल कैपेसिटी, और एक रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में हूं। तो मुझे कितना काउंट किया जाएगा? 2 काउंट किया जाएगा। और प्राइवेट कंपनी बताओ कोरम का मतलब क्या होता है? मिनिमम 2 मेंबर। तो 2 हो गए, मैं अकेला डिसीजन लूंगा, वही माना जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? रिप्रेजेंटेटिव का भी फॉर्म होता है। रिप्रेजेंटेटिव का फॉर्म ऐसे नहीं होता, ये उसके ऊपर स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं। ऐसे कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता। जब मैं किसी कंपनी के शेयर होल्ड करता हूं ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने किसी कंपनी का शेयर होल्ड किया, तो शेयर अप्लाई करने के लिए साइन कौन करेगा मेरे बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे कौन करेगा? कोई डायरेक्टर। उसी के अंदर लिखा होता है कि रिप्रेजेंटेटिव हमारा ये होगा, उस फॉर्म में ही लिखा होता है। जब भी कोई बॉडी कॉर्पोरेट किसी कंपनी के शेयर होल्ड करती है तो उसी फॉर्म में साथ में ये लिखा होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव उसी टाइम पे अपॉइंट हो गया कि जब भी आपकी कंपनी के अंदर कोई डिसीजन लिया जाएगा ये रिप्रेजेंटेटिव लेगा हमारा डिसीजन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड, एक फोन आ रहा है।
तो ये सेक्शन क्लियर हो गया 112 113 वाला। अब इसके बाद आता है जो नेक्स्ट सेक्शन, वो आता है आपका रिजोल्यूशंस का। पहले ये देखो कंप्लीट करो। 112 113 रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स इन मीटिंग ऑफ कंपनीज इन विच दे आर मेंबर्स। ठीक है। सेक्शन 112 ऑफ कंपनी एक्ट प्रोवाइड दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ स्टेट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर होल्ड करने हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से शेयर किसकी तरफ से होल्ड किया जाता है? प्रेसिडेंट की तरफ से। और स्टेट गवर्नमेंट को किसी के शेयर खरीदने हो तो किसकी तरफ से खरीदे जाते हैं? गवर्नर की तरफ से, क्योंकि फंड इन्हीं के हाथ में होता है। ओके। इफ ही इज अ मेंबर ऑफ कंपनी मे अपॉइंट सच पर्सन एज ही थिंक्स फिट टू एक्ट एज हिज रिप्रेजेंटेटिव at any meeting, and such other person shall be entitled to exercise the same right and power including right to vote, ठीक है, to proxy, appoint to proxy and postal ballot as the president or as the case may be the governor could exercise as a member of the company. Clear? Okay. तो प्रेसिडेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉरपोरेशंस, कॉरपोरेशन का मतलब बॉडी कॉरपोरेट, कंपनी एंड बॉडी कॉरपोरेट। इसमें इंडियन कंपनी आ गई, फॉरेन कंपनी आ गई, एलएलपी आ गई। ओके। क्या लिखा हुआ है? वेयर अ बॉडी कॉरपोरेट इज द मेंबर ऑफ कंपनी और क्रेडिटर। क्रेडिटर क्यों वर्ड लिख रहे हैं? क्लास मीटिंग हो गई तो, ठीक है, बट अपन तो एक बार जनरल मीटिंग की बात करते हैं। और होल्डर डिबेंचर एंड इट ऑथोराइज एनी पर्सन एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव एट द मीटिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है। सच रिप्रेजेंटेटिव शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द सेम राइट एंड पावर इंक्लूडिंग राइट टू वोट बाय प्रॉक्सी एंड पोस्टल बैलेट ऑन द बिहाफ ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट विच ही रिप्रेजेंट। और दिक्कत इसमें? ओके। इन शॉर्ट सेक्शन 112 क्या कहता है और सेक्शन 113 क्या कहता है? 112 में लिखा हुआ है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट्स रिप्रेजेंटेटिव। टू अटेंड एंड वोट इन जनरल मीटिंग। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे ये प्रॉक्सी नहीं होंगे, इनको सारे राइट कौन से मिलेंगे? मेंबर्स वाले राइट मिलेंगे। ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगला एक सेक्शन का बंच और आ गया, सेक्शन 114 से लेके 117, ठीक है। रिजोल्यूशन। अब बताओ कितने तरह के रिजोल्यूशन होते हैं? दो तरह के, ओआर और एसआर। ओआर का मतलब क्या है? 50% से ज्यादा। और एसआर का मतलब क्या है? हाँ, तो सेक्शन 114 से लेके 117 ये सेक्शन किस पे है? रिजोल्यूशंस पे है। सबसे पहले यहां पर एक वर्ड में डिफरेंस आएगा, मोशन एंड रिजोल्यूशन। मैंने बताया था ना एक लास्ट लेक्चर में कि मोशन का मतलब रिजोल्यूशन नहीं होता, हालांकि इनको हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। ये कोई मीटिंग हो रही है, ये कोई मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में कोई बात रखी गई है, इसे बोलते हैं मोशन। मोशन इज मूव्ड, मोशन इज मूव्ड। आपने वर्ड सुना कभी मोशन? क्या मतलब होता है? हम मूव करना, किसी चीज को मूव करना मतलब गति देना मोशन में। कोई चीज मोशन में मतलब गति माने चल रही है। अच्छा, इससे भी एक खतरनाक वर्ड है इमोशन। इमोशन का मतलब क्या है? मन में कुछ चल रहा है, मन में कोई भाव आ रहा है, मन में कुछ इमोशन है। तो मन की बात हो और आपने किसी के सामने रख दी, इसे बोलते हैं मोशन मूव करना। आपने मोशन मूव किया, आपने अपने मन की बात किसी के सामने बताई, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बात बन सकती है, उस पे बाकी बंदे रेडी हैं, रेडी टू डिस्कस, बाकी बंदे इस मोशन पे, इस भाव पे, आपका जो भाव आया मन में,
उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए तैयार है, सोचने के लिए तैयार है, रेडी टू डिस्कस, यस नो। आपका जो भाव है इतना बकवास लगा, सामने वाले बंदे ने भाव ही नहीं दिया, तो आपका मोशन क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, मोशन इज ड्रॉप। जैसे आज आप घर जाओ और अपने पापा को बोलो पापा एक गाड़ी ले ले, ठीक है, और आपके पापा आपकी तरफ घूर के यूं देखते हैं, आप समझ गए कि आपका मोशन क्या हो गया, ड्रॉप हो गया है। ठीक है, इस पे आगे बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप सीए बन जाओगे, आपके घर में सारे बैठे, 4-5 बंदे बैठे हैं, और आप कहते हो पापा ऐसा लगता है गाड़ी ले लेनी चाहिए, फिर कहते हैं हाँ बेटा देखो सोच तो रहे गाड़ी ले लेते, कंफर्ट रहेगा, आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, फिर बजट कितना है, गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, हाँ इस पे डिस्कशन कर लेते हैं ना फिर। मतलब आपका मोशन क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अब ये देखना है कि गाड़ी कौन सी लेनी है, कितने रुपए तक की लेनी है, कलर कौन सा लेना है, कब लेनी है, हाँ इस पे बात की जा सकती है। तो मुझे बताओ सारी फैमिली का व्यू एक ही गाड़ी पे होगा, कोई कहेगा क्रेटा ले लो, कोई कहेगा किया ले लो, कोई कहेगा बेस मॉडल ले लो, कोई कहेगा टॉप मॉडल ले लो, कोई कहेगा लोन पे ले लो, कोई कहता है कि क्यों लोन के चक्कर में पड़ना, कैश में ले लो, कोई कहता है अभी ले लो, कोई कहता है 1 मिनट साल एंड होने दो, साल के बाद नया मॉडल आएगा उसमें ले लेंगे। हर किसी के अपने अपने विचार होंगे ना। हाँ तो विचार होंगे, जब डिस्कशन होती है तो इसे कहते हैं रिजोल्यूशन मूव होना। अब वोटिंग होगी, इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन मूव करना। अब इस पे क्या होती है, अब इस पे वोटिंग होगी और फिर डिसाइड करेंगे कि रिजोल्यूशन पास हुआ या फेल। तो मुझे बताओ क्या हर मोशन जो है वो रिजोल्यूशन होता है, ना, हर मोशन रिजोल्यूशन नहीं होता। सिर्फ वही मोशन जिसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए लोग रेडी हैं, जिसके ऊपर रिजोल्यूशन प्रपोज हो जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। पॉइंट समझ में आ गया? ओके, पहली तो ये बात थी। अब आते हैं कि रिजोल्यूशन कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के, ओआर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एसआर स्पेशल रिजोल्यूशन। ओआर का मतलब मोर देन 50% वोट्स क्या होने चाहिए, इन फेवर, और एसआर का मतलब एटलीस्ट 75% क्या होने चाहिए, इन फेवर। ये बात तो पता ही है, ठीक है। मोर देन 50% से ज्यादा तो ओआर, और 75% और उससे ज्यादा तो एसआर। 75% या 50% कहां से, समझो अब, ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी, कहते ना, ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन जनरल मीटिंग, कहते ना। तो टोटल कितने वोट कास्ट हुए वो, ऑफ टोटल वोट कास्टेड, टोटल कितने वोट डले, कहता हा, बट इसमें भी ध्यान रखना टोटल वैलिड वोट कास्टेड। ठीक है, हो सकता है, हो सकता है कि मेरी कंपनी में 1000 मेंबर्स हो, बट मीटिंग में कितने आए हो, 700, वोट डाला ही 600 ने है, जिसमें से 20 वोट क्या है, इनवैलिड है। तो टोटल कितने वोट डले, 580। मुझे बताओ अगर 291 वोट फेवर में है तो रिजोल्यूशन ओआर पास हो गया, नहीं हो गया, ओआर पास हो गया। ठीक है ना। तो 290 वोट को 1000 की परसेंटेज में नहीं देखना है, 291 को देखो 1000 की परसेंटेज में कितना हुआ, 29% हुआ। कितने मेंबर मीटिंग में प्रेजेंट है उससे भी नहीं देखना, 45 के करीब हुआ। कितने वोट डले उसमें भी नहीं देखना, कितने वोट वैलिड डले उसमें से देखना है। ठीक है ना। बस इसको लॉ में लिखने का तरीका एक अलग सा दे रखा है, ये नोट हो गया। देखो क्या लिखा हुआ। सबसे पहले रिजोल्यूशन का मतलब क्या है इन लेमैन लैंग्वेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमैन लैंग्वेज, सिंपल, सिंपल लैंग्वेज, अ रिजोल्यूशन इज अ फॉर्मल डिसीजन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन लेना, यस और नो।
ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वाइल ट्रांजेक्टिंग अ बिजनेस एट द मीटिंग। किस चीज पर डिसीजन लेना? मीटिंग में जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर डिसीजन लेना। मोशन, अ मोशन विच हैज ऑब्टेन्ड द नेसेसरी मेजोरिटी वोट इन फेवर बिकॉज बिकम्स अ रिजोल्यूशन। जब हमारी बात पर मेजोरिटी आ जाए तो कहा जाता है कि रिजोल्यूशन क्या हो गया है? पास हो गया है। When a resolution is passed, it is company is bound by it। कोई दिक्कत? डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रिजोल्यूशन अब आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक लाइन पढ़ा देता हूं मैं। अ मोशन इज प्रपोजल, मोशन का मतलब एक प्रपोजल, गाड़ी खरीद लेनी चाहिए, ठीक है। एंड अ रिजोल्यूशन इज अडोप्शन ऑफ मोशन। रिजोल्यूशन का मतलब है हमें इस मोशन को अडॉप्ट करना है या नहीं करना, उसके ऊपर डिसीजन लेना है। एवरी मोशन नीड नॉट टू बी फॉलोड बाय रिजोल्यूशन। हर बात के ऊपर रिजोल्यूशन मूव हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये देखो सेकेंडेड वर्ड लिखा हुआ है, मोशन ड्यूली मेड एंड सेकेंडेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडेड? फॉरवर्ड करना, आगे लेके जाना बात को। आपकी बात सही लगी, इसको आगे लेके जाते हैं, मतलब इसके ऊपर क्या करेंगे? डिस्कशन कर लेते हैं, फिर वोटिंग होगी, है ना? ठीक है। मोशन वेदर इट इज पास्ड फॉर क्लोजर ऑफ डिस्कशन और adjournment etc can be passed by ordinary resolution unless there is specific provisions in the article। जब कोई बात हो कि आज की डिस्कशन क्लोज करते हैं, मीटिंग अर्जन करते हैं, तो इसके लिए नॉर्मली ओआर पास होता है। मेजोरिटी ने कह दिया ठीक है बंद करो आज की मीटिंग भाई, अगले हफ्ते आएंगे, ठीक है, तो रिजोल्यूशन पास हो गया, मोशन पास हो गया। ठीक बात है ना? अब ये बताता है कि मीटिंग कितने तरह कितने तरह के रिजोल्यूशन होते हैं? दो तरह के, ऑर्डिनरी और स्पेशल। ओके, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? जब वोट, जितने वोट कास्ट हुए हैं, चाहे वो शो हैंड से हुए हो, चाहे पोल से हुए हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हुए हो, एज द केस में भी, इन फेवर, इन फेवर इंक्लूडिंग द कास्टिंग वोट ऑफ चेयरमैन। कास्टिंग वोट ऑफ चेयरमैन समझ गए? आ गया 50-50 के केस में, हाँ ठीक है। इन फेवर एक्सीड द वोट, वोट एक्सीड करते हैं किससे? अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। इतना पढ़ो सिर्फ, जितने वोट डले हैं, चाहे वो शो हैंड पे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, चाहे पोल, इंक्लूडिंग कास्टिंग वोट ऑफ चेयरमैन, वो एक्सीड कर रहे हैं किससे? वोट कास्टेड इन फेवर से, सॉरी वोट कास्टेड अगेंस्ट। तो बताओ, मान लीजिए अगर 50 वोट डले हैं फेवर में और 49 वोट डले अगेंस्ट में, तो एक्सीड हो गए ना? हाँ, तो उसे कहते हैं ओआर। इसको यानी कि लीगल लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है? व्हेन वोट्स इन फेवर आर मोर देन वोट कास्टेड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन, उसे बोलते हैं ओआर पास होना। एसआर का मतलब क्या है? जो वोट फेवर में डले हैं, जो वोट फेवर में डले हैं वो कम से कम कितने होने चाहिए? 3 टाइम्स। कम से कम कितने होने चाहिए? 3 टाइम्स। सबसे पहले रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन है, ये कहां मेंशन करना पड़ेगा? नोटिस में। जब आप जनरल मीटिंग का नोटिस जनरल मीटिंग का नोटिस दे रहे हो ना, तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि इस काम के लिए हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। ठीक बात है, बड़ी बात है ना? इसका मतलब मेंबर को कह रहे हैं आ जाना भैया मीटिंग में, बड़ी बात है, उसके लिए एसआर पास होएगा। नोटिस दे दिया हमने, ऑब्वियस बात है। ये देखो, वोट कास्ट इन फेवर, जो वोट फेवर में होंगे, चाहे वो शो हैंड से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोट से हो, चाहे कास्टिंग वोट हो, चाहे प्रोक्सी के वोट हो, सब कुछ, नॉट लेस देन 3 टाइम्स ऑफ नंबर्स ऑफ वोट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। 3 टाइम्स। तो अगर मेरे पास में 75 वोट है और अगेंस्ट में 50 वोट है, तो क्या मेरे फेवर वाले वोट अगेंस्ट वाले वोट से 3 टाइम्स हो गए? नहीं हुए, तो फेल। कम से कम कितना होना चाहिए? 3 टाइम्स। तो कितना हुआ? 75%। क्लियर? ये एग्जांपल आ गया इसका, ये भी हो गया। अब हम बाकी आगे टॉपिक बढ़ने से पहले नोट्स में आ जाओ। सेक्शन 96 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इस चैप्टर का। एक सेकंड।
ये मेरे पास। हेलो। हाँ जी। सेक्शन 96 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा मीटिंग कितने तरह की होती है, दो तरह की, एक एजीएम और एक ईजीएम। सेक्शन 96 है अपना एजीएम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मान के चलिए दे के जाएगा 2 या 4 नंबर, तो चाहे एमसीक्यू आ जाए चाहे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, हर कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करनी कंपलसरी होती है। नाम में लिखा हो एनुअल, तो साल में एक बार। ये एनुअल जनरल मीटिंग आपको कब तक करनी है? दो बातें। कौन सी एनुअल जनरल मीटिंग है? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। और फर्स्ट के बाद जो भी मीटिंग होगी इसे हम क्या बोलेंगे? सब्सिक्वेंट एजीएम। सब्सिक्वेंट एजीएम। फर्स्ट एजीएम जो है कब तक हो जानी चाहिए? विद इन 9 month फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। जबकि सब्सिक्वेंट एजीएम, मतलब सब्सिक्वेंट का मतलब समझ गए, इसके बाद चाहे दूसरी तीसरी चौथी कभी भी हो, इसके लिए 3 टाइम लिमिट दे रखी है। विद इन 15 month फ्रॉम प्रीवियस एजीएम। जो पिछली एजीएम हुई है उसके 15 महीने के अंदर अंदर अगली एजीएम हो जानी चाहिए। विद इन 6 month फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाए उसके 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है। और 1 in each कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब क्लियर है? जनवरी टू दिसंबर। ये 3 टाइम लिमिट लिख दी। बट इस 3 टाइम लिमिट में से कौन सी टाइम लिमिट, ऐसा कुछ नहीं लिख रखा। तो यहां पर मान के चलते विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। इसके पीछे लॉजिक है, ये एक्ट में नहीं लिखा हुआ कि 3 डेट आ गई, उन 3 डेट में से कौन सी, जो बाद में आए वो या जो पहले आए वो। तो हम यहां पर मान के चलते विच एवर इज अर्लियर। क्यों मान के चलते हैं? इसके लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में आएगा एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, समझाऊंगा अभी। समझ में आ गई बात? अच्छा यहां पर बताओ ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अभी तो कंपनी बनी है ना, पहली एजेम हो रही है, तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब मेंबर क्या है? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा मुझे बताओ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कंपनी का? बताओ बताओ। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन क्या है? फ्रॉम द ईयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वहां से लेके अप टू 31 मार्च। 31 मार्च। ओके। 31 मार्च। तो मान लीजिए कि अगर मेरी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर 2024 को हुआ है, तो अगले साल के 31 मार्च। तो 10 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर 24 से लेके 31 मार्च 2025। पॉइंट क्लियर? ऑफ कमिंग ईयर। कमिंग ईयर। कोई दिक्कत? हालांकि इसकी एक एक्सेप्शन है, वो एलएलपी में है। अगर आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी या उसके बाद है, तो 31 मार्च उस साल का नहीं, हाँ, ऑफ नेक्स्ट ईयर। क्या मतलब हुआ समझो, इसका एग्जांपल लो, थोड़ा क्लियर होगा। एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो है 10 दिसंबर को हुआ है, 10 दिसंबर 2023।
ठीक है, मुझे बताओ इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा। बोलो। 10 दिसंबर से लेके 31 मार्च 2024। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसकी बताओ पहली एजीएम कब तक हो जानी चाहिए। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने के अंदर अंदर। इसमें कोई दिक्कत? अब एग्जाम्पल चेंज, इनकॉर्पोरेशन हुआ है 10 जैन को, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा 10 जैन से 31 मार्च 2024, सॉरी 2023। बोलो 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 बोलो। 24। सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल ईयर कम से कम 3 महीने से ज्यादा का होगा। ठीक है, अगर 1 जनवरी को भी बनी है तो 31 मार्च तक कितना हुआ, 3 महीने हुए, 3 महीने से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, पहला फाइनेंशियल ईयर कभी भी पूरे साल का नहीं होगा। ठीक है, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, ओके, तो ये पॉइंट होगा क्लियर। अब देखो इसमें, अब इसका बताओ पहली एजीएम कब तक हो जानी चाहिए। 31 मार्च, सॉरी दिसंबर 2024। आगे बात सब में क्लियर है। फर्स्ट एजीएम के केस में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलती है, ये नोट हो गया। नो एक्सटेंशन इज अलाउड, नो एक्सटेंशन बाय आरओसी। आरओसी इस पीरियड को एक्सटेंड नहीं कर सकता, जबकि सब्सिक्वेंट एजीएम में आरओसी चाहे तो आरओसी में एक्सटेंड पीरियड बाय 3 मंथ्स। आरओसी 3 महीने की क्या दे सकता है, एक्सटेंशन दे सकता है। ये लिख लिया। अब एग्जाम्पल को बढ़ाता हूं मैं। हो गया नोट बेटा। ये जो पिछली एजीएम हुई है, प्रीवियस एजीएम जो हुई है वो हुई है 10 जुलाई 2024 को हुई है। अब मुझे बताओ नेक्स्ट एजीएम कब तक हो जानी चाहिए, बताओ। पहली पहली डेट पिछली एजीएम के 15 महीने के अंदर अंदर अंदर। ठीक है, तो 10 जुलाई 25 तक 12 महीने हो गए। 10 अगस्त, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 जुलाई, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर। हाँ, तो 10 जुलाई के बाद 10 अगस्त, एक महीना हो गया एक्स्ट्रा। 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर आएगा। 10 अक्टूबर 2025। 12 महीने तो सीधे सीधे ऐड कर दो। 10 जुलाई 24 से 10 जुलाई 25, 12 महीने तो हो गए, प्लस में 3 महीने और कर दो। एक डेट तो ये आ गई। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 6 मंथ के अंदर अंदर। तो बताओ फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा इसका, 31 मार्च 2024, सो 2025 को एंड होएगा, पिछले की तो हो चुकी। तो 30 सितंबर 2025। और एक कैलेंडर ईयर में एक होनी चाहिए, पिछले कैलेंडर ईयर में हो चुकी 24 वाले में, 25 वाले में एक हो जानी चाहिए। तो मतलब 31 दिसंबर तक एक हो जानी चाहिए। 3 डेट आ रही है, एक्ट में कुछ नहीं देख रखा। बट एक बात, अगर मैं ये डेट उठा लूं तो मुझे बताए 30 सितंबर वाले की बेइज्जती हो गई नहीं होगी, उसकी तो रिस्पेक्ट ही नहीं रखी आपने। अगर मैं 31 दिसंबर उठा लूं तो दोनों की बेइज्जती कर दी आपने। अगर मैं ये डेट पिक कर लूं तो सबकी रह गई। पहला वाला क्या कह रहा है 10 अक्टूबर से पहले हो जानी चाहिए, तो 10 अक्टूबर से पहले हो रही है। दूसरे वाला क्या करे 31 दिसंबर से पहले हो जानी चाहिए, कहते ले भाई 31 दिसंबर से पहले हो रही है, इसलिए विचएवर इज अर्लियर उठा रहे हैं ताकि सभी का सम्मान रहे। इसे बोलते हैं रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में आ जाएगा। ये डेट होगी जी एक्चुअल डेट। ठीक है, हमने 30 सितंबर तक नहीं करवाई,
आरओसी इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है 3 महीने तक, और कंपनी को रीजन देना पड़ेगा और आपको एक एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी कि आप लेट क्यों हो गए। ये पॉइंट क्लियर? आगे आओ। इफ कंपनी फेल्स टू होल्ड एजीएम विद इन टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 96, तो भैया कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी ऑन कंपनी। वैसे मैं पेनल्टी याद नहीं करवाता, ये याद कर लेना क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। ₹1,00,000 प्लस ₹5,000 पर डे डिले, ये मैक्सिमम पेनल्टी है। पेनल्टी अप टू ₹1,00,000 प्लस ₹5,000 पर डे। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी 30 सितंबर डेट निकल के आएगी थी और हमने 10 अक्टूबर को करी है, तो कितने दिन लेट करी? 10 दिन लेट करी। तो 10 दिन का 5,000 के हिसाब से 50,000 का फाइन, प्लस में 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है, मैक्सिमम फाइन है। ऑन कंपनी किस पे लगेगा? कंपनी पे एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, बिल्कुल ये इन पे लगेगा। ठीक है, ओके। एनसीएलटी भी, एनसीएलटी में ऑर्डर द कंपनी टू कंडक्ट एजीएम। अगर कंपनी एजीएम नहीं कर रही है तो एनसीएलटी कंपनी को ऑर्डर दे सकती है कि अपनी एजीएम करो। ठीक है, अब बात उठती है डे, डे क्या रखा जाए फॉर एजीएम? मीटिंग किस दिन हो? कहता किसी भी दिन दे कर लो, पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए। पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए। पब्लिक हॉलीडे मतलब संडे को कर सकते हैं, कर सकते हैं। संडे इज नॉट पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे का मतलब जो कैलेंडर में आते हैं ना, होली, दिवाली, ईद, इन दिन नहीं कर सकते। कौन कौन से? पागल है साले। पब्लिक हॉलीडे वाले दिन मीटिंग नहीं हो सकती, कैलेंडर के अंदर पब्लिक हॉलीडे की लिस्ट आती है बेटा। हाँ, तो उस दिन नहीं हो सकते। पॉइंट समझ में आ गया? टाइम क्या रखना है? कभी बुलाओ, हमें क्या मतलब है टाइम फॉर एजीएम, कभी बुलाओ, बट ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ओनली, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। अब बिजनेस आवर्स का एग्जांपल 10 से 6 PM। ये नहीं कि एक काम करो 6 बजे तक तो ऑफिस चलता है, 6 बजे के बाद आ जाओ, रात को 2 बजे तक करेंगे। अबे पागल है क्या? सारे सीए कर रहे हैं कि सारे जागेंगे रात को? ठीक है, उसके बाद प्लेस क्या होना चाहिए? प्लेस फॉर एजीएम, प्लेस फॉर एजीएम बताओ। रजिस्टर्ड ऑफिस, मीटिंग क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस। सर रजिस्टर्ड ऑफिस तो बहुत छोटा सा है हमारा, नंबर ऑफ मेंबर हमारे हजारों हैं। और एनी अदर प्लेस विद इन सिटी। सिटी कौन सी? जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस सिटी में कहीं भी, जैसे कोई ऑडिटोरियम हायर कर लिया आपने, स्टेडियम है तो स्टेडियम ले लिया आपने। ठीक बात है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपको क्या कर सकती है, इसमें रिलैक्सेशन दे सकती है। जैसे गवर्नमेंट कंपनीज में होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी में मीटिंग पब्लिक हॉलीडे वाले दिन भी हो सकती है, किसी भी टाइम हो सकती है, और कहीं भी हो सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट से आप एग्जम्पशन लेके ये चीजें चेंज कर सकते हो। ये पॉइंट होगा क्लियर? नहीं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जब ये एप्लीकेशन मूव होगी तो ऑटोमेटिकली किसके पास चली जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। साइट तो आरओसी की होती है, उसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पॉइंट होगा क्लियर? अच्छा, अब आता है अगला पॉइंट। जो ये सेक्शन 96 में टाइम लिमिट दे रखी है, जो ये टाइम लिमिट दे रखी है, ये टाइम लिमिट किस चीज की है? टू होल्ड दी एजीएम। आपको एजीएम करनी है इतने टाइम में, और अगर नहीं करोगे तो फाइन है।
कहता है टू होल्ड एंड कंक्लूड, एंड कंक्लूड। कहते ये क्या मतलब हुआ, खत्म करनी है, क्या मतलब इसका ये समझो। अब ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। एक कंपनी की जो लास्ट डेट निकल के आई एजीएम की, वो ये निकल के आई, लास्ट डेट ऑन विच एजीएम टू बी हेल्ड। सपोज करो ये 30 सितंबर निकल के आई, ठीक है। कंपनी वालों ने इस दिन मीटिंग बुला ली, एजीएम करी उस दिन, बट इस दिन मीटिंग खत्म नहीं हुई और ये मीटिंग क्या हो गई, अर्जन हो गई अगले हफ्ते के लिए, अर्जेंट फॉर नेक्स्ट वीक। तो अगला हफ्ता क्या आया, 7 अक्टूबर। इस दिन मीटिंग, ये यहां पर मीटिंग कंक्लूड हुई, एजीएम वाज कंक्लूडेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंक्लूडेड, खत्म हुई। जिस काम के लिए मीटिंग बुलाई गई थी वो सारे काम इस दिन खत्म हुई है। अब मुझे बताओ फाइन लगेगा नहीं लगेगा, पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी बेटा, 7 दिन की पेनल्टी लगेगी, ₹1,00,000 फिक्स प्लस में 35,000 रुपए। नहीं तो हर कोई क्या करेगा, जब उनको पता लास्ट डेट आ गई तो एक काम करो कि एजीएम बुला लो, बाद में कह देंगे हमने क्या कर दी, अर्जन कर दी। अर्जन नहीं करनी है, ये इस तारीख तक कंक्लूड करनी है। और अगर अर्जन करने के बाद तुम टाइम बार्ड में आ गए तो फिर पेनल्टी लगेगी। आई बात समझ में। हाँ, मिनट तो मीटिंग खत्म होने के बाद ही बनेगी, अपलोड होती नहीं मिनट, मिनट कभी भी अपलोड नहीं होती कंपनी वेबसाइट पे भी लगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट ही नहीं है मिनट। तो जब पब्लिक डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो वेबसाइट पे क्यों डालना है, ठीक है ना। मिनट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती है, ना वो आरओसी के पास जाती और ना वो कहीं और अपलोड होती, ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होती है। और मिनट को अगर कोई बंदा देख सकता तो वो कौन है, सिर्फ मेंबर, बाहर का बंदा देख भी नहीं सकता मिनट को, ऑडिटर देख सकता, ऑब्वियस सी बात है। ये पॉइंट होगा क्लियर, आज इतना करो, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। एक मिनट, एक मिनट।